तो होपफुली सबकी अपने एकदम मस्त मौजी लाइफ में जी रहा है, पढ़ाई हो रहा है, जेई नीट का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, हलचल मचा है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो भाई पढ़ो आराम से, जो भी होगा देखा जाएगा, क्यों। तो आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके सॉल्यूशन का पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है वीडियो के दौरान तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पुट करिए, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है भाई? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा खुद का बहुत हद तक फेवरेट चैप्टर है। पता नहीं इसका नाम पे ही कुछ ऐसा है ना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसका जितना न्यूमेरिकल्स भी आता है ना, काफ़ी हद तक बहुत डायरेक्ट और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली नाम का मतलब जानोगे तभी तो उस इंसान का पूरा कैरेक्टर जान जाओगे, नाम भी तो ऐसे ही रखा जाता है। तो वैसे ही चलिए चैप्टर के नाम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या है केमिकल? केमिकल मतलब आप लोग सब जानते ही हो। एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब होता है समथिंग इन अ मोशन, कोई ऐसा चीज़ जो मोशन में है, और वो चीज़ क्या है? वो है केमिकल, ठीक है। काइनेटिक्स से एक और शब्द आता है, वो है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग उस केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शन किस में है? मोशन में है। या आप कह सकते हो जो केमिकल रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी जनरेट है, और काइनेटिक एनर्जी वहीं पे जनरेट होगा जहाँ पे आपका मोशन हो या जहाँ पे आपका मूवमेंट हो, ठीक है। तो जो रिएक्शन आपके प्रोसेसिंग कंडीशन में रहते हैं, जो चल रहे हैं, ठीक है, उन रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। अगर याद होगा क्लास 11 में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे किसका स्टडी करते थे हम लोग? बेसिकली हम लोग जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता था उस वक्त के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और क्लास 12 में जो रिएक्शन प्रोसेसिंग कंडीशन में चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन प्रोसेसिंग कंडीशन में हो उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब बात आता है कि यार किस रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन काफ़ी सारे हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाए। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो 10 to the power -15 to 10 to the power -16 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो सोचो जो रिएक्शन इतना जल्दी कंप्लीट हो रहा है, क्या हम लोग उसके बारे में पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उस रिएक्शन के बारे में कुछ भी स्टडी कर पाएंगे? मतलब कि इंसान पलक झपकते ही रिएक्शन ख़त्म, कैसे पढ़ेंगे? कैसे हम लोग जानेंगे कि भाई कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है? नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन होते हैं ना, पीपीटी वाले रिएक्शन होते हैं, वो वेरी फास्ट रिएक्शन के अंडर में आते हैं। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि अच्छा वेरी फास्ट रिएक्शन तो नहीं पढ़ा जाता है किसमें? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब क्या है? जिस रिएक्शन को
बहुत टाइम लग जाए, मतलब 1 साल लग जाए, 1 महीना लग जाए, ठीक है, उस रिएक्शन में हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? और कब, मतलब उस टाइम पीरियड में कब रिएक्शन हो जा रहा है किसी को कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, कि क्यों भाई हम लोग क्यों पढ़ें? अगर हमको एक चैप्टर पढ़ना है तो मेरी स्लो रिएक्शन को लेके क्यों पढ़ेंगे जो इतना टाइम ले रहा है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, पानी का बनना किस पे? रूम टेम्परेचर पे, बहुत टाइम लेता है आपका। तो ऑब्वियसली हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन भी नहीं पढ़ते हैं, किसमें? केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण इतना भाई किसी के पास टाइम नहीं है, इतना खर्चा करने का टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, जी लो जितना ज़िंदगी जीना है, कोरोना आ चुका है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली कौन सा रिएक्शन आया? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो फिक्स्ड ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब जिनका वक्त निश्चित है, ठीक है, जिनका वक्त निश्चित है कि भाई इतने टाइम पे ही ये रिएक्शन ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में ही देख लो, जो खाना बनता है, ठीक है, तो खाना तो आप ज़िंदगी भर तो पकाओगे नहीं, हर एक खाने का अपना अपना एक टाइम है कि इतना टाइम में ये खाना पक जाएगा, उससे आप ज़्यादा किए तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो आपके घर में ही रिएक्शन है, आपके घर में ही केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। हमेशा कोशिश करना कि जो भी आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कोशिश करो कि उसको डेली लाइफ से मैच करना सीखो। जहाँ पे आप डेली लाइफ से मैच करना सीख गए ना, तो साइंस तो ईजी हो जाएगा, एकदम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिनके एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना टाइम में या 10 मिनट में ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग को जब ये पता रहता है कि ये रिएक्शन इतना मिनट का है, तो क्या रहता है, हम लोग को ये समझ आता है कि अच्छा हमको इतना ही घंटा तक इसका स्टडी करना है, उतने में ही हम लोग इसके बारे में जान जाएंगे, उस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल PCl3 + Cl2 गिव तुम्हारा PCl5, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स में ना ही वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ा जाता है, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन पढ़ा जाता है। पढ़ा किसको जाता है? मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ा जाता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइनली ये जानने के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन तो पता चल गया कि मॉडरेट रिएक्शन है, लेकिन पढ़ना क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ROR। व्हाट डू यू मीन बाय ROR? ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, जहाँ पे भी रेट शब्द आता है उसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं बच्चे? केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी को ही केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। मतलब कितना टाइम पे कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो उस टाइम ड्यूरेशन में कितना चेंजेस आया है इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इसका अगर इसका फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ROR = चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिमेंबर, दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को लेना है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? ROR। कंसंट्रेशन में चेंजेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में टाइम के दौरान कितना चेंजेस आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ROR या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और नाम है, इसका क्या नाम है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ना इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम लोग तो रूबरू रहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, इसको कोई वजूद नहीं देते, लेकिन क्या होता है, फंसाने के लिए, एग्ज़ाम में दिमाग ख़राब करने के लिए यही सब
सब जो हम लोग यूज़ नहीं करते उसी सारे वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हर वर्ड को जानना जरूरी है। तो बेसिकली व्हाट इज ROR? इट इज़ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ टाइम, ठीक है। दूसरा चीज़, ROR का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये MCQ में पूछा जाता है। ROR का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि भाई टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये तो आपको सबको पता है। तो जब टाइम नेगेटिव नहीं हो रहा है तो आपका ROR भी नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी आपका वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, ROR 2 टाइप के होते हैं, क्या होते हैं? पहले होते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों को पढ़ने से पहले ROR का एक ग्राफ देख लेते हैं। बहुत बढ़िया ग्राफ है, बहुत मस्त ग्राफ है। ग्राफ से भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आएगा वीडियो के दौरान या कोई भी वीडियो में आ सकता है। ग्राफ क्या है? कुछ ऐसा ग्राफ है, ये आपका है कंसंट्रेशन, ये होता है टाइम, ठीक है। सपोज कर लो इस लाइन को 1 दे दिए नंबर और इस लाइन को 2 दे दिए, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके बताओ, खुद कोशिश करो कि इस दोनों लाइन में कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो देखते हैं कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब टाइम इक्वल टू 0 है, जब टाइम इक्वल टू 0 है, मतलब सपोज करिए A टू गिव B, कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है, ठीक है। A टू गिव B है, एट टाइम इक्वल टू 0, सपोज करो कि ये A 100 था और ये 0 है, मतलब T इक्वल टू 0 में। तो T इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो कह सकते हैं कि जब T इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा है। और यहीं से पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, समझ में आया। और जब T इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका? कम है, 0 भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, ठीक है। पहले इतना हा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका बढ़ते चला जा रहा है, देख रहे हो, ठीक है। और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे आपका ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके एक लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है। सम ऑफ अ रिएक्शन, जो आपका टाइम पे एक छोटा छोटा इंटरवल ऑफ टाइम पे जो चेंजेस आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उसी के सम को ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए ये आपका T1 और ये आपका T2, तो हमको ये दो पे एवरेज निकालना, तो हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई डेल टी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल हमको अभी के अभी जानना है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कि कितना रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो देयर इज अ स्लाइट चेंजेस। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैसे हम लोग करते हैं? हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके करेंगे, ठीक है। एक स्लोप सपोज करो लाइक दिस, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से पॉइंट, एंड यहाँ पे हमको जानना है कि सिर्फ इतना टाइम पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, या इस इंस्टेंट पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू, तो फाइनली इसका स्लोप ही निकालेंगे, तो स्लोप इक्वल टू क्या है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा, या आपका dy बाई dx,
ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब एवरेज में लॉन्ग ड्यूरेशन का हर एक इंटरवल के सम के रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस में एकदम इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन चल रहा है 10 मिनट का, लेकिन हमको जानना है कि जस्ट अभी, ठीक है, अभी के अभी कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई इसका यूनिट क्या है, ध्यान से सुनिए। क्लास 12 के 2 चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिट। ये दोनों चैप्टर के यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट में ही 2 चैप्टर काफ़ी लीन रहते हैं, तो यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का बच्चा क्या यूनिट है देख लेते हैं हम लोग। सो ROR बार बार गलत मार्कर उठा ले रहे हैं हम। सो ROR कैन वी से इट इज अ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। सबको पता है, नहीं पता है तो जानू। ठीक है, और टाइम सपोज कर लिए यहाँ पे हम सेकेंड ले लिए, आप कोई भी कुछ भी टाइम सेकेंड में भी हो सकता है, आप आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो, यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ROR का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो था कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अगर सपोज करिए प्रेशर के टर्म्स में आपका रिएक्शन हुआ, तो ये अब कैसे लिखाएगा, क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर बाय टाइम, और प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM सपोज कर लो, तो ATM पर सेकेंड हो सकता है, mm ऑफ Hg पर सेकेंड हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरीक़ा से यूनिट चेंज हो जाएगा। फॉर कंसंट्रेशन वी आर यूजिंग मोल पर लीटर एंड फॉर प्रेशर वी आर यूजिंग ATM पर सेकेंड या mm ऑफ Hg पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे बात हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स के बारे में। क्लियर? यहाँ तक ऑब्वियसली सबको समझ आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ROR बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, सपोज करो एक रिएक्शन है A प्लस B गिव C प्लस D। इस रिएक्शन को हम लोग ROR के पैटर्न में कैसे लिखेंगे? ROR क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चेंज है ना, तो चेंज कैसे इंडिकेट किया जाएगा, चेंज आपका डिफरेंशिएशन से इंडिकेट कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे A का ROR कैसे लिखेंगे, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dA/dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। B का ठीक वैसे ही लिखना है dB/dt, C का dC/dt और D का dD/dt। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख लिए, ABCD का ROR के पैटर्न में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारों के बीच में एक साइन आने वाला है। वो साइन कौन है, वो है इक्वल साइन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे क्यों इक्वल क्यों आया, क्यों, कैसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से इक्वल हो गए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। इसका मतलब है कि जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। साइमल्टेनियसली अफेक्ट चल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे AB डिक्रीज होगा वैसे वैसे ही CD इंक्रीज होगा। तो क्या हम लोग यहाँ एक और शब्द कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी किसी बुक में ना अपीयरेंस को फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ROF। ठीक है, तो जितने रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है उतने ही रेट से रिएक्टेंट अपीयर हो रहा है।
ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा मैम पता कैसे चलेगा कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है? आप तो सबको इक्वल कर दी, और सपोज करो अगर ये चीज़ ना दिया हो, ऊपर वाला रिएक्शन नहीं दिया है, तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? साइन का। कौन सा साइन? प्लस साइन एंड माइनस साइन। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका भी एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइन? क्या है? रिएक्टेंट जो बनते हैं उनके आगे हम लोग कौन सा साइन बैठाएंगे? माइनस साइन। और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके आगे हम लोग कौन सा साइन बैठाएंगे? प्लस साइन। प्लीज कीप इन योर माइंड, ये माइनस और प्लस साइन का कोई भी यूज नहीं है न्यूमेरिकल्स के टाइम। ये माइनस और प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है डिक्रीज हो रहा है, और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग माइनस साइन इंडिकेटिंग कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस साइन इंडिकेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये साइन का कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का ROR का पैटर्न है। अब बात आता है कि सपोज करो कि अगर कोई कोएफिशिएंट हो, सपोज कर लीजिए यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, यहाँ पे M1 और ये आपका M2, तो आप इस कोएफिशिएंट को कैसे ROR के पैटर्न में लिखोगे? सिंपल है, क्या है? जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे। सो ये हो गया 1/N1, ये हो गया 1/N2, ये हो गया 1/M1 और ये हो गया 1/M2। समझ में आया? जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख दोगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे ये वर्ड आया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कभी कभी अलग से पूछते हैं कि बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, जो भी आपका रिएक्शन दिया हो। तो ये एक चीज़ याद रखना हमेशा, अलग से जब भी हम लोग ROD या ROF यूज़ करते हैं या लिखते हैं उसमें हम लोग कोएफिशिएंट नहीं लेते। ठीक है, जब भी ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग कोएफिशिएंट नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जांपल ROD अगर हमको लिखना है A का तो हम लोग क्या सिर्फ लिखेंगे dA/dt माइनस साइन। सपोज करो ROF लिखना है C का तो क्या लिखेंगे dC/dt। मतलब ROD या ROF में कभी भी कोएफिशिएंट यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स में कैसे इसका इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसका कैसे हम लोग लिखेंगे ROR। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 हेबर प्रोसेस आप लोगों को सबको याद होगा। ठीक है, इसका ROR कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, ये क्लियर है कि दोनों के आगे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे आ गया dN2/dt इक्वल साइन माइनस कोएफिशिएंट नीचे जाएगा dH2/dt इक्वल कोएफिशिएंट विथ प्लस साइन dNH3/dt। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ROR। ये पूरा ROR का पैटर्न है। ठीक है, तो अगर सपोज करो अगर मुझे लिखना है कि ROD या ROF ऑफ अमोनिया, तो ROF अमोनिया क्या होगा? ROF सिर्फ और सिर्फ dNH3/dt लिखाया जाएगा, कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। अगर लिखना है हमको ROD ऑफ हाइड्रोजन तो ROD ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? सिर्फ dH2/dt। ठीक है, विथ माइनस साइन। समझ में आया? फॉर एग्जांपल इसी में अगर एक क्वेश्चन है कि इसी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है, उसका वैल्यू दिया है 9 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि बताइए व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन।
तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ जिसका वैल्यू दिया है और जिसका पूछा है उसको आपको एकदम आमने सामने बैठा देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनिया का वैल्यू दिया है, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछा है, तो चलो सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अमोनिया का वैल्यू मतलब अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से पहले लिखेंगे, अरे DNH3/dt, और किसका निकालना है, नाइट्रोजन का DN2/dt, ठीक है। दोनों को बस आपको क्या करना है, सामने एक दूसरे के फेस कराना है। अब क्या है, आपको जो वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू ये है, क्योंकि बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन हो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, उसमें कोएफिशिएंट नहीं आते हैं। तो ये 9 × 10⁻⁻4 किसका वैल्यू दिया है, इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 × 9 × 10⁻⁻4, तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁻4, जो आपका आंसर होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को भी सामने बैठा दीजिए। तो हाइड्रोजन क्या होगा, 1/3 DH2/dt, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ROD ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। जब भी ROD निकाला जाता है तो उसमें कोएफिशिएंट उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह भेज देंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस जगह पे भेज देंगे कि तुम जाओ, तो ये 3 आपका इधर आ जाएगा। तो फाइनली जब ये 3 इधर आएगा तो क्या ये बन जाएगा 3/2 × 9 × 10⁻⁻4, तो कुछ आपका वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, ROD ऑफ हाइड्रोजन होगा, कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से क्या मिल गया, ROD ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर लो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ROR। ROR कैसे होगा, यही आपका ROR है, अमोनिया का वैल्यू दिया है आपको, अब सबका ROF और ROD का वैल्यू निकल चुका है, इसी में आप बैठा दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया का क्या वैल्यू दिया है, 9 × 10⁻⁻4, इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, जो वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू ये भी आएगा, वही सेम वैल्यू ये भी आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपसे ROR पूछे, उस रिएक्शन का किसी एक से ही आप ROR निकाल सकते हो, समझ में आया। देखो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, क्या है, 1/2 × 9 × 10⁻⁻4, ठीक है। और ये अब अभी कैलकुलेट किया नाइट्रोजन का 4.5, दोनों का सेम आ गया, और वही सेम वैल्यू इसका भी आएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगी, वो 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, करने कोशिश करना, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में पुट करना, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है, और कोई भी डाउट है या कुछ पार्ट नहीं समझ आया तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, उसका भी आंसर किया जाएगा, क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन लिख लो सब कोई। क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन दिया हुआ है N2O2 give 2NO2 plus half O2, ठीक है। ROF दिया है आपका, सॉरी ROD दिया है N2O2 का 1.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोला है कैलकुलेट ROF ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सेम एकदम सेम पैटर्न में जो भी मैंने किया उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ROR का पैटर्न लिखना है, किसका, H2 + I2 give 2HI, ठीक है। दूसरा आपको पैटर्न लिखना है इसी का ही। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2H2O2
2H2O2 गिव 2H2O प्लस O2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है इफ ROF ऑफ ऑक्सीजन इज 3.2 kg पर मिनट, ठीक है, 3.2 kg पर मिनट, देन कैलकुलेट ROD ऑफ H2O2 इन kg पर मिनट। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत ही आपका होगा ये 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कोई भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट करो, और ऑलरेडी सॉल्यूशन का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले बता दिया है कि उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो टिल देन डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।